हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। पहली बार विजिट करें, लाइक करना है, शेयर करना है, वीडियो को फॉरवर्ड करना है, सब्सक्राइब करना है मोर अपडेट पाने के लिए। लगातार इस प्रकार से क्वेश्चंस जो है आपको आते चलेगा प्रैक्टिस सेट के थ्रू से। इसमें बात करेंगे झारखंड पुलिस, जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल, लेडीज सुपरवाइजर और एक्साइज कांस्टेबल कि यदि आप फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पेपर थर्ड का मैं कवर करूँगा और पेपर थर्ड का जो पहला वीडियो ये रहा और इससे बाद जो है पेपर थर्ड का ही वीडियो अभी आपको मिलेगा देखने को, जिसमें हम लोग कवर करेंगे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस को। ठीक है, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान जिसको जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स, इसमें जो 50 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आपके सब्जेक्ट के अलावा वो क्वेश्चंस को हम कवर करवाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट का डिमांड था कि सर जनरल पार्ट को करवा दीजिए। तो उसी के ध्यान में रखते हुए मैं प्रैक्टिस सेट थ्रू से क्वेश्चंस पेपर को ले आया हूँ और प्रैक्टिस सेट आप लोग लगातार मरिएगा। यदि आपको मालूम है प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब तो आप कमेंट में दे सकते हैं। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं देर नहीं करते हुए, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर यह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है। ठीक है, आपका पास ऑप्शन है 4 है, विटामिन ए, विटामिन डी, ई, विटामिन सी और विटामिन डी। 4 में से आपको एक ऑप्शन को गेस करना है और उसके तत्पश्चात जो है आपका ऑप्शन चूज करें। यदि आपको मालूम है तो ऑप्शन कमेंट में दे सकते हैं आंसर इसका। तो देखिए, डिटेल्स आपको सबसे पहले जानना है कि निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। ठीक है, पहले एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, आंसर बता दे रहे हैं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। तो जल में जो विटामिन जो है वो है विटामिन सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट, सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अब देखिए विटामिन पहले जानना है कि विटामिन कितनी प्रकार के होते हैं। तो विटामिन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, थोड़ा डिटेल जान लीजिए विटामिन के बारे में। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। पहले होता है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, अब जल में जो घुलनशील विटामिन होगा वो होता है बी और सी। ठीक है, और वर्षा में जो घुलनशील विटामिन होगा वर्षा में, वो फैट में जिसको बोलते हैं, उसमें होता है ए, डी, ई और के। ये सब विटामिन जो होगा वो वसा में होगा, फैट में होगा। अब यहाँ पर बात होता है कि विटामिन जब शब्द आया ये कहाँ से आया। तो देखिए 1911 में फॉन्क नामक व्यक्ति ने सबसे पहले विटामिन का प्रयोग किया था। बीटा मतलब होता है ताकतवर, मिन होता है जुड़ना, तो इसी प्रकार से ये जुड़ा हुआ है। तो जल में घुलनशील है मतलब लिक्विड टाइप का होगा तो बी या सी, और वसा में फैटी होगा तो ए, डी, ई, के। जैसे आप लोग देखे होंगे धूप में जब निकलते हैं, ठीक है, तो काला हो जाते हैं, लेकिन सुबह सुबह का धूप कितना सुनहरा लगता है, यानी वहाँ पर आपको विटामिन डी कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर आपका विटामिन, और वो जो है खुद जो है विटामिन शरीर में आपको ऑब्जर्व थ्रू से क्रिएट करता है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन। विटामिन ए, हालांकि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। विटामिन ए जानिए, विटामिन ए सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है, मछली में पाया जाता है, हर एक साग सब्जी में पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से रेकटस बीमारी होगा, और ध्यान रखिए विटामिन ए के मुख्य सोर्स को आप लोग जरूर लीजिएगा ताकि विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बच सके। विटामिन ई, विटामिन ई एक प्रकार का होता है जिसमें बहुत कम लिया जाता है, लेकिन जब खांसी, दरार और जैसे बीमारियों की जो परिस्थिति होती है उस समय डॉक्टर द्वारा ये गोलियां दिया जाता है विटामिन ई का। विटामिन सी जो होता है घुलनशील विटामिन होता है जिसमें लिक्विड पाया जाता है, जिसमें आप आंवला का जूस ले सकते हैं। इसके अलावा विटामिन सी जो है आपका लिक्विड में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है विटामिन डी, सूर्य की रोशनी में विटामिन डी मिलता है, मछली के यकृत के तेल में विटामिन डी मिलता है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। तो विटामिन सी जो है एकमात्र है जो जल में घुलनशील विटामिन है, और बाकी सब जितना देख पा रहे हैं ए, बी और डी ऑप्शन ये है वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो चुका है। इस प्रकार से एक एक करके हम लोग क्लियर करवाते जाएंगे ताकि जो क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में आपका विटामिन से रिलेटेड, तो वो आपका ऑप्शन देखते ही आप मार लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रासायनिक अभिनेता उद्योगपति का क्या नाम था।
ऑप्शन क्या है कि एल्बर्ट बोनार्ड नोबेल, इमोवल स्वीडेनबर्ग, चार्ल्स डी गियर, ओलास रूडवेक। 4 ऑप्शन है, थोड़ा सा गेस कीजिए। यदि आपको मालूम है तो इसका आंसर फटाफट दीजिए। ऑप्शन पढ़ देते, क्वेश्चन फिर से हम पढ़ देते एक बार कि डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रासायनिक अभियंत्रण एवं उद्योगपति का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट बोनार्ड नोबेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। ठीक है, अब कब किया था नीचे दिए कमेंट पर आपको बताना है। ठीक है, अगला देखिए, किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका दिया जाता है? ऑप्शन है पोलियो, राजयक्ष्मा जिसको हम TB बोलते हैं, हेपेटाइट A, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है खसरा। तो किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका दिया जाता है? और आप लोग को मालूम है कि BCG का जो टीका होता है वो TB के लिए दिया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पोलियो नहीं मार देना गलती से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? ऑप्शन क्या है? जीवाणु के द्वारा, फफूंदी के द्वारा, विषाणु के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा। चलिए फटाफट क्वेश्चन मारिए, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? इसका आंसर हो जाएगा वायरस के द्वारा, विषाणु द्वारा। आप बोलिएगा सर कि विषाणु द्वारा कौन कौन से रोग होता है, जीवाणु द्वारा कौन कौन से रोग होता है, उसको हम कैसे जानेंगे? तो आइए थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं कि कहाँ से आपको वीडियो आपको मिलेगा ये सब रिलेट, विषाणु से रिलेटेड या जीवाणु से रिलेटेड वीडियो कहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको टीचिंग बाय RK माथुर यूट्यूब पर चैनल पर चल जाना है, और यहाँ पर आपको होम आएगा, वीडियोज आएगा, शॉर्ट्स आएंगे, प्ले लिस्ट आएंगे, कम्युनिटी आएंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, प्ले लिस्ट में आपको क्लिक कर देना है। प्ले लिस्ट में जब क्लिक कीजिएगा तो नीचे आइएगा यहाँ पर, तो यहाँ से हमने जितना भी साइंस का ट्रिक होता है, इंपॉर्टेंट ट्रिक, वो हमने एक प्ले लिस्ट में वीडियो डाल दिया हूँ। तो यहाँ पर लिखा है साइंस ट्रिक, तो इसमें आपको क्लिक कर देना है, और जैसे इसको क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद नीचे जैसे आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा pH मान को आप याद करें, ज़िंदगी में नहीं भूलिएगा। दूसरा वीडियो है ग्रीन हाउस गैस को याद रखें, परीक्षा से बाहर इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। तीसरा है तनाव वाले फसल को कैसे याद करें, RRB, ग्रुप डी, NTPC कोई भी एग्जाम हो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं। जनरल साइंस, मानव रोग, ह्यूमन डिजीज, चाहे वो प्रोटोजोआ हो, बैक्टीरिया हो, ये आपको वीडियो देखना है। तो ये जो वीडियो आप देख पा रहे हैं, ये वीडियो आप 3 मिनट का वीडियो है, इसको जरूर आप देख लीजिएगा। इससे फ़ायदा ये होगा क्योंकि छोटा सा ट्रिक है, वो ट्रिक को खाली याद कीजिएगा। एग्ज़ाम में बैक्टीरिया से होने वाले रोग, जीवाणु से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग से सारा ट्रिक में बताया गया है। वीडियो को जरूर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया था? इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट इज द डिस्कवर ऑफ रेडियो एक्टिविटी। हिंदी में क्या होगा? रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया था? ऑप्शन क्या है? हेनरी बेकरेल ने, सत्येंद्रनाथ बोस ने, जॉन्स जेबक ब्रिजियस ने, और ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी छोड़िए, यहाँ पर है ये नहीं है, हालांकि यहाँ पर ऑप्शन 1 दे देते हैं, है ना, बोनार्ड। ठीक है, बोनार्ड। ऑप्शन नंबर डी भी दे देते हैं। चलिए इसका आंसर दीजिए। रेडियो धर्मिता के खोज, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था? ठीक है, चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। आंसर इसका हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेडियो एक्टिविटी का फटाफट बोलिए। देखिए जॉन्स जेबक ब्रिजिलिस ने किया था। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी बोलेगा सर हेनरी बेकरेल ने किया था। रेडियो एक्टिविटी का रेडियो धर्मिता का खोज हेनरी बेकरेल ने किया था, ब्रिजिलिस ने किया था। ठीक है, हालांकि आंसर जो है इसका हेनरी बेकरेल होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी में मारते हुए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट मानना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह डायबिटीज का रोग हो जाता है? फेफड़े, तिल्ली,
वक्र किडनी या अग्नाशय। ठीक है, मधुमेह के रोग से रिलेटेड आप लोग बायोलॉजी में यदि पढ़े हैं तो आसानी से इस सवाल को आप जवाब दे दीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसी को मालूम है फटाफट आंसर दीजिए। किसी को मालूम है तो आंसर इसका फटाफट दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय। क्या हो जाएगा? अग्नाशय होगा। ठीक है, पेनक्रीजेस होता है इसका। ठीक है, अग्नाशय, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? लेड सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। जिप्सम का रासायनिक नाम पूछा गया है, फॉर्मूला नहीं पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट दीजिए। बहुत कोई कमेंट आ रहा है, फटाफट कमेंट करते रहिए आप लोग। देखिए, जो जिप्सम का रासायनिक नाम जो है वो है कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट। तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम CaCl, कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि आपेक्षिक आर्द्रता, आपेक्षिक आर्द्रता नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का, हाइड्रोमीटर का, हाइग्रोमीटर का, नैनोमीटर का। आपेक्षिक आर्द्रता, तो आप लोगों को पढ़े हैं कि वायु की जो आपेक्षिक आर्द्रता मापता है वो किससे मापा जाता है? वायु की आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। यदि वायु का वेग बैरोमीटर से, हाइड्रोमीटर से जल से रिलेटेड और मैनोमीटर से आपका डिस्टेंस की दूरी को मापा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यदि आपेक्षिक आर्द्रता पूछे तो हाइग्रोमीटर मारिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निकट दृष्टि दोष सही की जा सकती है। ऑप्शन है उत्तल लेंस द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा और अवतल लेंस द्वारा। तो निकट का दृष्टि दोष जो होता है वो किससे ठीक किया जा सकता है? ठीक है, यहाँ पर ये सवाल पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस द्वारा। ठीक है, अवतल लेंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ज्यादा दृष्टि दोष, हाइपोथेसिया, अबिंदुकता, ये सब ह्यूमन डिजीज के बारे में है। ह्यूमन आई आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि कितनी प्रकार के दोष पाए जाते हैं। तो चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, निकट दृष्टि दोष क्या होता है? जिस दोष में, एकदम सिंपल सा ट्रिक बता दे रहे हैं, जिस दोष में जो कहा गया हो, जैसे निकट दृष्टि दोष कहा गया हो, इसका मतलब वो क्लियर दिखाई दे रहा है। मतलब निकट के वस्तु को यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन दूर के वस्तु को क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, धुंधलापन दिखाई दे रहा है, तो उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इसमें उपचार के लिए आप अवतल लेंस का, अवतल लेंस के, अवतल मतलब समझ रहे हैं, कॉन्केव लेंस का, जो लेंस का यूज किया जाता है चश्मे के रूप में। ठीक है, यहाँ पर यदि दूर दृष्टि दोष लिखा रहता है या दीर्घ दृष्टि दोष लिखा रहता, तो इसका मतलब दूर की वस्तु को क्लियर दिखाई दे रहा है और वो उसे निकट के वस्तु को क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसे हम दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष के रूप में जानते हैं। और उस कंडीशन में व्यक्ति को जो चश्मे में यूज होगा लेंस, वो होगा उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। अबिंदुकता जो होता है, 50 साल प्लस जो बुजुर्ग आदमी रहता है, वो अबिंदुकता के दोष में घिरे रहते हैं। ठीक है, तो उसमें बाइफोकल लेंस का यूज होता है। तो ये सारा चीज़ जो है आपको जानकारी होना चाहिए, तभी जो है आप क्वेश्चंस को वहाँ पर छोड़ करके नहीं आइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से हृदयघात, हार्ट अटैक होता है? रक्त यूरिया का, कोलेस्ट्रॉल का, रक्त प्रोटीन का, रक्त शर्करा का। हार्ट अटैक का कारण अभी देश विदेश में देखा जाए तो भारत में भी कुछ % बढ़ गया है। हार्ट अटैक का मामला, ब्रेन हेमरेज का मामला, डायबिटीज का मामला, ये सारा चीज़ जो मामला अभी आपको रिपोर्ट में देखते होंगे यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो यही सवाल जो है दैनिक जीवन से रिलेटेड विज्ञान में, आपका समाज विज्ञान में क्वेश्चंस पूछा जाएंगे। इसीलिए सिलेबस में आपको लिखा हुआ है
कि दैनिक जीवन से जो भी घटनाएं घटित होती है, जो भी संबंध रखती है, तो उससे क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा सिलेबस के, मतलब आपका जो एकेडमिक सिलेबस के अलावे। तो ध्यान रखिएगा, ये भी जो है कारण है। तो शरीर में देखते होंगे कि किसकी मात्रा अधिकतर हो जाती है तो हार्ट अटैक होती है, तो ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा यदि अधिक होगा तो हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा हो जाएगा। आप थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझिए। देखिए, हार्ट अटैक आदमी का आने से पहले क्या संकेत देता है बॉडी, हार्ट अटैक क्यों होता है, हार्ट अटैक के क्या कारण है। आप बोलिएगा नहीं सर इतना आप होना, आप जो पढ़ा रहे हैं तो आप कौन डॉक्टर हैं। देखिए, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना आप लोग को सजेशन दूंगा कि आप लोग जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उस चैप्टर को विस्तार पूर्वक थोड़ा सा समझिए, ठीक है, रटिए मत। तो देखिए, हार्ट अटैक का कारण है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ये तो क्लियर हो चुका है। हार्ट अटैक नहीं आने का कारण क्या है, कोलेस्ट्रॉल को कम करना। इसके लिए आपको कुछ अवॉइड करना पड़ेगा, जैसे तला, छना, भुंजा, मैगी, और आपको जो भी चीज़ जो मार्केट में अवेलेबल है, जो एक से बार बार तेल का यूज कर रहे हैं 1 से 5 दिन, 1 सप्ताह तक, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मत खाइए, खाइए, लिमिटेशन है, लिमिटेशन से बाहर जाएगा। जैसे आप खा सकते हैं, अब ये नहीं कि डेली वही खा रहे हैं, एक ही आदमी से यह छाना हुआ जहाँ रहता है, जहाँ तेल उल मसाला वसा रहता है, तो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बढ़ जाती है और वहाँ पर पेशेंट्स का जो है थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। और अधिकतर देखा गया है 45-50 प्लस आदमी को हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा बन जाती है। और ऐसे स्थिति में यदि अचानक हार्ट अटैक आ जाती है तो उसको आपको लेटा देना है और दोनों हाथ में जो अंगुली रहता है उसको बीच अप करके आपको पुशअप करना है उसके छाती में। 2-3 बार कीजिएगा, 4-5 बार कीजिएगा, और अधिकतर हो सके तो मुंह में भी हवा आप पास कर सकते हैं, ताकि जो है डॉक्टर के उपचार तक वहाँ पर हॉस्पिटल पहुँचाया जा सके। तो कोशिश कीजिएगा कि कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने मत दीजिए, फैटी एसिड को शरीर में बढ़ने मत दीजिए, नेचुरल खाइए, स्वस्थ रहिए, व्यायाम कीजिए, आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, बॉडी फिटनेस भी रहेगा। इसलिए सुबह सुबह व्यायाम भी कीजिए। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन से गैस का अवचूषण करता है। अब यहाँ पर बोल रहा है अवशोषण, अवचूषण मतलब अवशोषण। देखिए, क्वेश्चंस को किस प्रकार से लिखा गया है, अवशोषण कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है नहीं, ऑब्जर्वेशन कर रहा है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ऑप्शन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2 और हाइड्रोजन H2। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, खींचता है। इसलिए कहा जाता है कि पेड़ में यदि रात्रि के समय यदि आप सोए हैं पेड़ में चढ़ के तो दिक्कत है। अब बोलिएगा सर की दिक्कत क्या है, हवा दे रहा है, आराम से सोते हैं, गर्मी में कहाँ जाएंगे, दिक्कत तो है। अब दिक्कत क्या है थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, प्रकाश संश्लेषण अब होता कैसे। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड हमने क्यों कहा, CO2, पेड़ के सामने आप सो रहे हैं, पेड़ के बहुत कोई देखते हैं कि पेड़ में चढ़ के सो गया है, गमछा उमछा रख दिया ऊपर में, आराम से सुतल है, बोले कोई दिक्कत नहीं, हवा चल रहा है पूरा, AC फेल है, AC तो फेल है बाबू, नीचे क्या उतरेगा ऊपर जाएगा। आप देखिए कैसे मनुष्य क्या लेता है, ऑक्सीजन लेता है, छोड़ता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। पेड़ पौधे क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, छोड़ता क्या है, ऑक्सीजन छोड़ता है। रात्रि में क्या होता है, जस्ट ओपोजिट होता है, पेड़ पौधे जस्ट ओपोजिट, ऑक्सीजन ग्रहण करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। और जो आदमी जो रहेगा वो ऑक्सीजन लेगा, और ऑक्सीजन को कौन खींचेगा, ऑक्सीजन कौन खींचेगा, कि वो ऑक्सीजन पेड़ पौधा भी लेगा ना उस समय, और कार्बन डाइऑक्साइड खींचेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड ही खींचेगा तो दिक्कत हो जाएगा वहाँ पर, एकदम दिक्कत होगा। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, जैसे कि आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं ना आप, तो वहाँ पर आपका ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा। तो ऑक्सीजन की जब कमी होगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए पेड़ पौधे में रात्रि के समय खास करके नहीं सोना चाहिए, पेड़ पौधे में चढ़ के भी सोना मत चाहिए। और आमने सामने यदि सोए हैं तो ऐसे नहीं कि 1-2 घंटा लेटे रहे हैं पेड़ पौधे में, तो दिक्कत हो सकता है। रात्रि में थोड़ा सा दिक्कत ज़्यादा होता है दिन में के मुकाबले में। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि ये चीज़। ठीक है, अगला सवाल देखिए, पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करता है। पृथ्वी जो होता है सूर्य से
अधिकतम मात्रा में क्या ऊर्जा प्राप्त करता है, कौन सा एनर्जी? दृश्य प्रकाश के रूप में, अवरोध तथा तापीय ऊर्जा के रूप में, एक्स किरण के रूप में, और ऑप्शन है गामा किरण के रूप में। ठीक है, पृथ्वी ऑब्जर्व कर रहा है, किससे? सूर्य से ऑब्जर्व कर रहा है। और जब सूर्य से ऑब्जर्व कर रहा है तो वह दृश्य प्रकाश के रूप में ऑब्जर्व कर रहा है, तभी तो हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं ना। लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट इज द ओनली फॉर्म, इट इज द ऑल्सो कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट, इट इज द विजुअल एवरीथिंग इन द बॉडी ऑफ द अर्थ। कोई वस्तु को, किसी चीज को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, उससे बिना हम किसी चीज को हम ना सर्च कर सकते, ना खोज सकते हैं, ना किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम दृश्य प्रकाश के रूप में कह सकते हैं। क्लियर है? और प्रकाश का जो वेग होगा वो ध्यान रखिएगा, सरल माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, और एक होता है सीधी रेखा में जाएगा। सरल माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, इसका मतलब प्रकाश अपवर्तन की ओर है। क्लियर है? सरल सीधी रेखा में प्रकाश किरण जाके पुनः वापस की ओर मुड़ जा रहा है, अपवर्तन के नियम कह रहा है। सीधी रेखा में हमेशा चलता है, दैट इज कॉल्ड फैक्ट ऑफ द लाइट। तो लाइट के चैप्टर को जैसे जैसे सवाल पूछा जाएगा उस प्रकार से एक्सप्लेन करते चलेंगे तो बढ़िया होगा। अवरत किरण, एक्स किरण, गामा किरण, ये क्या है? एक्स किरण जो कि है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग के एक उदाहरण के रूप में आप जान सकते हैं। अवरत किरण, एक्स किरण, अवरत किरण जो होता है वो जो है आपका इंफ्रारेड जिसको बोलते हैं, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग का ही उदाहरण है। क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। गामा किरण क्या है? गामा किरण की जो भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, बीटा किरण की आयन क्षमता ज़्यादा होती है। पूछेगा इनमें से किसका किरण की भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होगा? भेदन क्षमता में घेरने की क्षमता, मतलब गामा किरण की। आयन क्षमता किसका होगा? बीटा किरण की। एक्स किरण है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और हमने जिस प्रकार विजुअल लाइट के बारे में तभी वो एक्सप्लेन किया कि ये पृथ्वी जो है सूर्य से ऑब्जर्व करता है, और हमारे जो पेड़ पौधे, जीव जंतु और कोई वस्तु है जो हमें देखने में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़, सारा चीज़ आपको डिटेल्स मालूम होना चाहिए। क्लियर है? चलिए अगला सवाल। एक वयस्क मनुष्य या मानव, जो भी बोल सकते हैं, मनुष्य बोले या मानव बोले, ठीक है। एक वयस्क मानव शरीर में जल का प्रतिशत होता है लगभग। एक वयस्क मानव बोल रहा है, बच्चे में नहीं बोल रहा है, वयस्क बात हो रहा है, एडल्ट की बात हो रहा है। तो एक वयस्क मानव शरीर में जल का प्रतिशत होता है लगभग क्या है? आप बोलिएगा सर बच्चे में जल का प्रतिशत कितना होता है? देखिए, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, वयस्क हो, उसमें जल का प्रतिशत जो है आपसे पूछा जाएगा, या बच्चे में जल का प्रतिशत कितना होगा, तो 70%। एक वयस्क मानव शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, 10%, 30%, 65% और 75%। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया हुआ है, और 3 ऑप्शन में आपको गेस करना है। क्या हो जाएगा आंसर? क्या हो जाएगा आंसर? किसी को मालूम है? फटाफट दीजिए आंसर। तो इसका वयस्क शरीर में कम से कम 65% जल आपका शरीर में होना चाहिए, यहाँ तक कि 65+ होना चाहिए। और आपको कहा, मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोग कम से कम 8 गिलास जो है, 8 गिलास लिख दे रहे हैं, कॉपी नोट करके रखिएगा, दिमाग में सेट कर। 8 गिलास जो है प्रत्येक दिन जल का पीजिए। जल आपको सेवन करना है, जल लेना ही है, ठीक है। क्योंकि जल की कमी से डिहाइड्रेशन होगा, शरीर में पतलेपन होगा, शरीर में जो मांसपेशियाँ होता है सिकुड़ने लगता है, शरीर में फंक्शनिंग वर्क जो होता है रुक जाता है, शरीर में कीड़ा मकोड़ा, जीव जंतु जो नष्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा जो मलमूत्र, ये सब जो भी चीज़ रहता है उसका सारा चीज़ निर्माण या ब्लड का निर्माण करना क्या करता है? जल। तो जल ही मनुष्य, जल ही जीवन है कहा जाता है। एक सेंटेंस है, ठीक है, एक बाइक है। तो कहा जाता है कि आप जो है जल का जितना हो सके भरपूर मात्रा में पीजिए। ऐसे नहीं कि खाली पेट में जल पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं और कुछ अनाज है ही नहीं, शरीर में दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो जल आपको लेना ही है। क्लियर है? तो मनुष्य के शरीर में कम से कम 8 गिलास पानी आपको पीना ही है, ठीक है। कम से कम 65 से 70% जल की आवश्यकता मनुष्य के शरीर में होती है, ताकि सही तरह से फंक्शनिंग हो सके, ठीक है। कभी कोई झुंझलापन देखे होंगे ना, आँख में झुंझलापन आ जाता है, ठीक है, साइड में घेरा आ जाता है, तो बोलता है ना कि कमज़ोर हो गया है।
कमजोर नहीं हुआ है, जल के कारण हुआ है। शरीर में जल की जो पर्याप्त मात्रा में, वो जल पर्याप्त मात्रा शरीर को नहीं मिल रही है, तो फंक्शन कैसे करेगा। सपोज दैट आप गाड़ी खरीद लिए हैं, आप गाड़ी को चला रहे हैं और बगल में कोई गुजर गया तो आप ही स्पीड बढ़ा दिए, उसके बाद आपको इधर आपको मालूम है नहीं है कि पेट्रोल है ना नहीं है, आप अपना एवरेज दिखा रहे हैं, जा रहे हैं पूरा। तो आप कम से कम ये भी देखिए कि आप जो स्पीड लिए हैं शरीर में, मतलब गाड़ी जब चला रहे हैं, तो जो बगल वाला आदमी जो चला रहा है गाड़ी, तो वो तो अपना पेट्रोल को सफिशिएंट रखा होगा, ठीक है। और आप जो है पेट्रोल को ध्यान में नहीं देते हैं, तो क्या होता है, तो दिक्कत हो सकता है, अचानक आपका गाड़ी रुक सकती है, तो दिक्कत हो सकता है। तो उसी प्रकार से शरीर एक प्रकार का गाड़ी है, ठीक है। मनुष्य का शरीर जो है एक प्रकार का गाड़ी है। अब गाड़ी को चलाने के लिए आपको क्या क्या आवश्यकता होगी, खाना पीना तो ही है, लेकिन पेट्रोल, लिक्विड, जल, ये आपका आवश्यकता होगी। जिस प्रकार गाड़ी में पेट्रोल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से मनुष्य में जल की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। क्लियर है। तो आज की बात भूलिएगा नहीं, ध्यान रखिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, और हम बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बार बार मैं अभी भी बोल रहा हूँ, चाहे एसएससी सीजीएल हो, एक्साइज कांस्टेबल हो, झारखंड पुलिस हो, लेडी सुपरवाइजर के एग्जाम हो, नहीं है से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जब पेपर देके आइएगा, सीबीटी मोड पर आधारित एग्जाम होगा, ठीक है। अब बोलिएगा सर सभी एग्जाम सीबीटी मोड पर, नहीं, सभी मोड नहीं होगा, हालांकि अभी एक्साइज कांस्टेबल का रनिंग होगा, ठीक है। उसके बाद झारखंड पुलिस का होगा, उसके बाद आपका लेडीज सुपरवाइजर और टेक्निकल सीजीएल टेक्निकल का आमने सामने का एग्जाम होगा। तो लेडीज सुपरवाइजर और टेक्निकल की एग्जाम सीबीटी मोड पर आधारित होगा, झारखंड पुलिस ऑफलाइन होगा, एक्साइज कांस्टेबल ऑफलाइन होगा। अब यहाँ तक बात हो रही है, जैसे गठन हो जाती है, मतलब ये आपका एजेंसी, फिर फ्रेश थ्रू से, एक फेयर थ्रू से एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। ये बात हो रही है अभी झारखंड में। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, ठीक है। युग्म मतलब होता है जोड़ा। ऑप्शन देखें, जेम्स वाट, वास्प इंजन, एजी बेल, ऑप्शन नंबर टेलीफोन। तो नेक्स्ट है ऑप्शन है JL वर्ड्स, टेलीफोन एकदम सही है। जे पार्किंसन, ये पेनिसिलिन का खोज किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा वो इनकरेक्ट होगा। क्लियर है। अगला सवाल 65, हालांकि 65 नहीं है, ऐसे ये दिया हुआ है, बट हम क्वेश्चंस करवा रहे हैं। ग्रेनाइट निम्नलिखित में से किस सेल से पाया जाता है। ग्रेनाइट ऑप्शन है कारेंथस सेल से, अग्नि सेल से, अवसादी सेल से, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा अग्नि सेल से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगला, गुणसूत्र के पूर्व समूचे के लाभ या हानि को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है असुगुणता, बहुगुणता, सुगुणता और अनुगुणता। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, क्या हो जाएगा, सुगुणिता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल कि बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए डीपीटी को अंतपेशीय रूप में दिया जाता है। मधुमेह, डायबिटीज़ के लिए, कैंसर के लिए, रेबीज के लिए और काली या कुकुर खांसी जिसको बोलते हैं उसके लिए। तो जैसे कि आपको पता होगा, कुकुर खांसी तो होगा नहीं, रेबीज तो हटा दीजिए, रेबीज हटा दीजिए ऑप्शन में। कुकुर, डायबिटीज़ नहीं होगा, ऑर्गेनाइजाई के लिए होगा, कैंसर नहीं होगा। हाँ, कुकुर खांसी, काली खांसी, डीटीपी, अच्छा डीपीटी की बात हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, काली खांसी जिसको कुकुर खांसी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला, अनावर्तीय बीजों में फल नहीं पाए जाते हैं, इनमें फूल नहीं होते, और उर्वरण की प्रक्रिया नहीं होती, उसमें अंडाशय नहीं होता है, उसका परागण नहीं होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो उसमें फूल नहीं होता है, इसलिए उससे अनावर्तीय बीज में फूल नहीं आता। फूल नहीं रहेगा तो फल नहीं आएगा, सीधा सीधा बात है। क्लियर है। चलिए अगला सवाल, इंटरफेरन एक प्रति विषाणु है, ट्रैक्टिन है या हार्मोन है या प्रोटॉन है या न्यूक्लिक अम्ल है। यहाँ पर सवाल पूछा गया है और इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन है। क्या, इंटरफेरन एक प्रति विषाणु जो होता है वो एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ठीक है। अब प्रोटीन का बात हुआ तो थोड़ा सा प्रोटीन के बारे में भी जानिए। प्रोटीन मनुष्य में बॉडी बिल्डर का काम करता है, साथ ही साथ प्रोटीन मनुष्य में पर्याप्त मात्रा में नहीं होने से विभिन्न प्रकार की
बीमारियों की खतरा मंडराने लगती है। प्रोटीन को कमियों को दूर करने के लिए आपको क्या क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए, प्रोटीन के लिए आपको सबसे ज़्यादा प्रोटीन दाल में पाई जाती है, और दाल के अलावा सोयाबीन में, ठीक है, सोयाबीन को भी आप इग्नोर करते हैं ना, सोयाबीन आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसलिए सप्ताह में कम से कम एक बार सोयाबीन जरूर खाइए घर में, ठीक है। दाल तो खाते ही हैं, दाल आपको पी के भी खा सकते हैं, पी भी खा सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा और आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा। इसके अलावा अंडा में मिलता है, मछली में मिलता है, मटन में मिलता है, ठीक है, हर एक साग सब्जी में थोड़ा मात्रा में मिलेगा, लेकिन जो आंवला में भी मिलता है थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन विटामिन सी ज़्यादा मिलता है उसमें। लेकिन याद रखिएगा, दाल में, सोयाबीन में, अंडा में, ये सबसे पर्याप्त मात्रा में ये सब प्रोटीन आपको देखने को मिलेगा, ये मिलेगा शरीर में, ठीक है। देखिए, अगला सवाल क्या दिया है कि किस विटामिन की कमी के कारण स्वच्छपटल मुक्त, जिसको हम केरेटोमेलेसिया होता है, केरेटोमेलेसिया, और सुन देखिए, और विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन सी, किसके कारण, ठीक है। तो विटामिन बी जो होता है वो अनेक नाम से जाना जाता है, जैसे B1, B2, B3, B5, B7, B12, ये विटामिन के अलग अलग टाइप है। तो विटामिन बी का एक प्रकार तो है नहीं, विटामिन रेटिनॉल, विटामिन डी विटामिन डी कैल्सीफेरॉल और विटामिन सी स्कर्बी। तो ये तो क्लियर है। अब यहाँ पर विटामिन का जो स्टैंडर्ड वर्ड दे दिया है नाम केरेटोमेलेसिया, तो केरेटोमेलेसिया जो होता है वो किस कारण हो सकता है, ठीक है। केरेटोमेलेसिया जो होता है किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन ए को ही नाम होता है केरेटोमेलेसिया या रेटिनॉल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन ए का पर्याप्त मात्रा में गाजर खाइए, आंख के लिए फायदा होगा। इसके अलावा मछली के तेल, हर एक साग सब्जी है, अंडा और सोयाबीन, इसमें आप खा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि एक पिंड की गति को दूरी समय आरेख में समय अक्ष के समांतर सरल रेखा के रूप में निरूपित किया जाता है, तो पिंड का क्या होगा? क्या उसका त्वरण जो होता है, त्वरित जो होता है, गति बढ़ जाएगा, मंदित होता है मतलब रिटार्डेशन हो जाएगा, या एक समान शून्यतर की वेग से वो चलेगा, या शून्यतर वेग की ओर बढ़ेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये शून्यतर वेग की ओर बढ़ेगा। इसका ग्राफ जो है आप क्लास 9-10 में देखे होंगे, हालांकि ये 10 क्लास में बुक में आपको ग्राफ मिल जाएगा समय ग्राफ से रिलेटेड, तो यहाँ से आप जो है देख सकते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है विद्युत धारा की ज्ञात करने, प्रतिरोध को मापने में, ऊंचाई मापने में और कोणीय वेग को मापने। कोणीय वेग को हटा दीजिए, ऊंचाई को वेग को मापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। फेदोमीटर नहीं, फेदोमीटर सारी समुद्र की गहराई को मापता है, और ऊंचाई को मापता है जो है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर तो मापता नहीं है। प्रतिरोध को मापता है ओम, ठीक है, ओम मापता है, और ऊंचाई को मापता है आपका, ऊंचाई को स्पेक्ट्रोमीटर नहीं होगा, ऊंचाई का आपको कमेंट बताना, ठीक है। विद्युत धारा का दिए गए सर्किट में विद्युत धारा अवेलेबल है या नहीं है, ये गैल्वेनोमीटर इंडिकेट करता है। इसलिए किसी भी सर्किट में देखिएगा एक गैल्वेनोमीटर लगा रहता है, ताकि इंडिकेट करता है कि उस सर्किट में जो है इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये गैल्वेनोमीटर ही इंडिकेट करता है विद्युत धारा के संकेत। विद्युत धारा का यदि मात्रक पूछा जाएगा आपको, एसआई मात्रक, तो इसका एसआई मात्रक हो जाएगा ओम, विद्युत धारा का ओम बोलते रहे, विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाए कि, हालांकि ऑप्शन यदि अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। इसका आंसर लीजिए, आप लोग दीजिएगा, ऊंचाई मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, ठीक है, कमेंट में दीजिएगा। अगला जो है इसका प्रैक्टिस सेट मैं बहुत जल्द लेके आऊँगा, ताकि इस प्रकार से प्रैक्टिस सेट में करवाता रहूँगा और आपका एक्सप्लेनेशन साथ ही साथ कराऊँगा, ताकि आपका जो किसी प्रकार का जो क्वेश्चन से रिलेटेड समस्या हो
तो वो आपको क्लियर होते चलेगा। क्लियर है? तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपको शेयर करना है ताकि सभी को पहुँचे, और उसी के अकॉर्डिंग मैं इसका नेक्स्ट जो है प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा। और इस प्रकार से मैं जो आपका जनरल पार्ट जो है जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपका साइंस हो या जीके हो या मैथमेटिक्स हो, तो इसका पार्ट जो है एक एक करके वीडियो में लाऊंगा और इस प्रकार से क्लास के एक्सप्लेनेशन के साथ में कंप्लीट करवा दूंगा, ताकि एग्ज़ाम से पहले जो है आप अपना जनरल पेपर को भी आप कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है? जो भी अपडेट आएगा बैक टू बैक इस चैनल के माध्यम से आते रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।